स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का अंतिम और आखिरी अध्याय नंबर 11। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से जो साम्राज्य बनते गए, राज्य बनते गए, और किस तरीके से जो धर्मों का प्रसार भी शुरू होते गया समय के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि जो इमारतें हैं, जो चित्र मिले हैं या जो किताबें मिली हैं हमको, या पुरातत्वविदियों को, या आर्कोलॉजिस्ट को, और या इतिहासकारों को, वे हमें क्या बताती है और वे अभी कहाँ पर मौजूद है और वे कितने वर्ष पहले से मिल चुकी है। तो शुरू करते हैं। एक बहुत बच्चा है प्यारा सा, उसके बाद ये बच्चा क्या बोलता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि जो मरुत सामी है और लोहा स्तंभ, आपको पता है आयरन आयरन स्तंभ भी इसे बोला जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो मरुत सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इसे महस अप, अपने इसे अनुभव का मरुदसामी कभी नहीं भूल पाएगा, है ना। जब वे जाता है तो वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा। अगर हम बात करें कि जो धातु विज्ञान है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि आने वाले जो हमारे टॉपिक्स है उसमें धातुओं का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम पहले समझ लेते हैं कि प्राचीन भारत जैसे कि धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्व खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और वे तांबे के धातुकर्ता, जैसे कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जहाँ हड़प्पाकालीन कांस्य युग से जुड़े थे। उनके आगे उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो आपको यह बात को ध्यान में रखना है कि किस तरह के जो लोहो है वे उसको भारत अत्यंत तौर पर यह निर्माण करता था। तो नंबर 1 है बेटा खोटा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा, और तीसरा है आपका ढलवा लोहा। उसके बाद अगर आप लोग लौह स्तंभ देखे हो, आयरन स्तंभ देखे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आयरन पिल्लर जो कि कहाँ पर स्थित है बेटा, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर है ना, 7.2 मीटर है। और इसका वजन 3 टन से ज़्यादा है। कितना है, 3 टन से ज़्यादा है इसका वजन। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम एक शासक का जिक्र है, जो संभव गुप्त वंश, जो कि हम लोगों ने अध्याय 10 में पढ़ा है कि जो शासक थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद इसमें आज भी जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी करके इसको यूज़ बनाया गया होगा, या इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाई गई होंगी जिससे 1500 साल से ज़्यादा हो चुका है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप अगर कभी दिल्ली जाए तो लौह स्तंभ को बिना देखे कतई ना आए। उसके बाद ईंटों और पत्थरों की कुछ इमारतें भी मिली है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्फूतों जैसी कि कुछ इमारतें देखने को मिलते हैं। स्फूत एक क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका टीला होता है। हालांकि स्फूत विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे होते थे। उन सब में एक समानता थी कि वे प्राय क्या होते थे, सभी स्फूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखते थे, और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों का शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो इसे धातु मंजूषा कहते हैं। पारंपरिक स्फूतों जैसे कि धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में ये टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद में के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे में तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। उसके बाद प्राय स्फूतों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पत्र भी बना होता था, जो कि आज भी हम देखेंगे, जिससे प्रदक्षिण
प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को क्या कर देते थे, रेलिंग से घेर दिए जाते थे, जिसे वैदिक कहते हैं, है ना। किसे वैदिक कहते हैं, जिन्हें रास्तों को रेलिंग से घेर दिया जाता है। वेदिकों में प्रवेश द्वार भी बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदरता कलाकृति से सजे होते थे, जो कि अगर आप लोग मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 105 में अमरावती को ढूंढना है, यहाँ अभी भी भव्य स्पूतों का स्पूत हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्पूतों को सजाने के लिए शिलाओं चित्र उकेरे गए उसके ऊपर। उसके बाद ये हम देख लेते हैं, जो कि खूबसूरत आपको दिख रहा है। अगर आप लोग ऐसी जगह कभी भी आप लोग घूमने जाए तो ऐसी जगह को कभी भी मिस ना करें, क्योंकि इन्हीं जगहों से हम अपने इतिहास को, अपने प्राचीन को समझ सकते हैं। और अगर आप इनको पर्सनली जाके विज़िट करते हैं तो आपको इसको समझने में, पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा जागरूक पैदा होती है और आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो सांची का महल स्पूत, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इस स्पूत के निर्माण का कई सालों तक चलता रहा। इस स्पूत में ईंटों का प्रयोग संभव अशोक, जैसे कि हम लोगों ने अध्याय 7 में देखा था, के ज़माने में, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाय अमरावती में एक शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका आपको वर्णन करना है कि देखो, इस छोटे से चित्र में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है ना। अगर आप समझ पाए तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, वर्णन करना है ना। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। हाथी है, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ एक और हाथी है, यहाँ कोई खड़ा है ना। ये एक स्तंभ दिख रहा है, ये एक डाक दिख रहा है, ये क्या है। तो इसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं भी बनाई जाती थी। इस तरह कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था, है ना। क्योंकि आज भी आपने देखे होंगे, जब कोई भी चीज़ों को बनाई जाती है तो उसकी सजावट पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। आज भी अगर आप कोई मंदिरों में जाओ तो आपको दिखेगा कि मुख्य द्वार से थोड़े ही दूर पर क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे मंदिर में जो मूर्ति है उसको रखा जाता है। और अभी की जो समानता है और जो पुराने चीज़ों से आपको मिलती है, आपको मंदिरें जाना है, आपको जब भी मौका मिले तो इन सब चीज़ों को ज़रूर घूम के आना है। क्योंकि एकदम आप लोग पढ़ाई में घुसेंगे तो आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो कभी कभी थोड़ा सा आपको इंसान बन के मंदिरों को, हो सके तो आप अपनी जो भी आपकी आस्था है, मस्जिद आप जा सकते हो, बौद्ध विहार जा सकते हो। तो आपकी अलग अलग आस्थाओं के हिसाब से आप ज़रूर मंदिर, मस्जिद या फिर जहाँ पर भी आपको मौका मिले, चर्च, आप ज़रूर जाएं। उसके बाद इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में के लिए दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, शिखर कहते थे। अब आप इस देख सकते हो, इतने खूबसूरत मंदिर या इतने खूबसूरत जो पुरातत्वविदियों को मिले हैं, कितना खूबसूरत है। आप भी चाहोगे कि आप यहाँ पर बिल्कुल इनको चीज़ों को देखने के लिए जाए, है ना। तो बाय में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का एक पारंपरिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। दाएं अगर आप लोग देखोगे तो महाबलीपुरम के एक एका आकस्मिक मंदिर है। ये प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। मतलब ऐसी पहाड़ियाँ होती थी, बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो उन पत्थरों को तराशा जाता था और ऐसी खूबसूरत सी मंदिरों को बनाया जाता था। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मोनोलिथ कहा जाता है। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों के नीचे से ईंटों की एक एक को जोड़कर ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टानों को तराश कर बनाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वालों से नीचे से ऊपर कर में बनते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पत्थर और जो ईंटों से बनते थे वे डिफरेंट होते थे, और जो पहाड़ियों को काटकर जिन मंदिरों को बनाया जाता था वे डिफरेंट हुआ करते थे। जबकि चट्टान तराश कर बनाए गए वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इनकी सूची बनाना है। और आपको एहोल का दुर्गा मंदिर को ढूंढना है, जो कि ये है। उसके बाद ये जो लगभग आज से 1400 साल पहले इसको बनाया गया है, ठीक है।
उसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें तो शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना करनी पड़ती थी। अधिकतम मंदिरों में मंडप नाम से एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, मुख्य मंदिर होती है और वहाँ के परिसर में एक मंडप टाइप का बना होता है, और यहाँ पर यह जो श्रद्धालु है वे आकर बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर मंदिर होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि उस समय भी हुआ करता था। उसके बाद पृष्ठ जो कि 105 में आपको महाबलीपुरम और ऐहोल ढूंढना है। इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में अवस्थाएं आती थी। इनमें इसके लिए काफ़ी खर्च होता था। आज भी अगर आपको मंदिर बनाना है या कोई भी चीज़ बनाना है तो वहाँ पे खर्चा होता है। तो ये उस समय भी बहुत खर्चा होता था, इसीलिए आम तौर पर इसको क्या करते थे, राजा या फिर रानी ही बनाते थे। आम नागरिक इन सब चीज़ों को नहीं बना पाते थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा ना होता था। इसीलिए इसको, ये जो भी मंदिर है, विशाल मंदिर है जो भी आपको देखने को मिलेंगी बेटा, इसका सबका निर्माण एक तो कोई राजा या फिर रानी ही करवाते थे और उसको बनाने का वे निश्चय करते थे। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय करना होता था कि शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। फिर यह पत्थरों को काटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटें, फर्शों तथा छत का आकार दिया जाता था। इन सबको तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि देखो हजारों हजारों किलो के पत्थर होते थे और हजारों किलो के पत्थर को उठाना कितना काफ़ी मुश्किल काम था। आज आप 10 किलो के पत्थर को नहीं उठा सकते, और लोग उस समय हजारों किलो के पत्थरों को उठाकर उस सही जगह पर रख दिया करते थे। तो आपको सोचना है और इसमें विचार विमर्श करना है कि वे लोगों में ऐसी क्या ताकत थी जो वे ताकत से हजारों किलो के पत्थर को उठा लिया करते थे। बाया और अगर आप लोग देखोगे तो उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोद कर 2 मंजिला, देखो एक मंजिल है और ये दूसरी मंजिल है, और आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर लोग कुछ तो भी आस्था करते होंगे। 2 मंजिलों को बनाया गया है। इनमें से जैन भिक्षु रहते थे जो कि ध्यान करते थे, यहाँ पर बैठ के वे क्या करते थे, ध्यान करते थे, है ना। पृष्ठ 14 पर चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर दिखाई गया है गुफा में क्या अंतर है आपको बताना है। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है। यहाँ तुम देखकर ये बता पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होंगी, है ना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं बेटा आगे। ओके दोस्तों, अगर हम लोग आगे की ओर चले तो इस तरह के जो शानदार ढांचों का निर्माण किया जाता था, उनमें शिल्पकारों के जो खर्चे होते थे वे संभव राजा रानी देते थे, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो राजा रानी खर्चा करते थे। उसके बाद इसके अतिरिक्त इन स्पूतों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार साथ लाते थे, उन उपहारों का उपयोग कर लिया जाता था। और उन उपहार का उपयोग कुछ इस प्रकार से किया जाता था कि उनको सजावटों में, है ना, जो वहाँ से जो क्या बोलते हैं उसको, प्रवेश द्वार होता था, वहाँ पर उनको सजावट जो करते थे। तो उस तरह के जो सजावट का काम था वे इन उपहार से किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने संघों में सांची एक अलंकार प्रवेश द्वार को बनाने में खर्च दिया है। ठीक है, उसकी सजावट के लिए पैसे देने में व्यापारी, कृषक, मसाले बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनमें नए खंभों, रेलिंगों पर, दीवारों पर खुदे हुए। इसीलिए जब तुम स्थानों को देखने जाओगे तो आपको उन स्तंभों के ऊपर बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो जो नाम होते थे वे उन लोगों के द्वारा खर्च किए गए या उन लोगों के द्वारा भेंट किए गई चीज़ों से बनाई जाती थी। इसीलिए उन स्तंभों या उन जगहों पर या उन क्षेत्रों पर उन लोगों का नाम लिखा जाता था। ठीक है, तो आप लोगों का अध्याय 8 में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। पृष्ठ 83 पे दिए गए इस चित्र में तुम मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाली विभिन्न चरणों का चित्र आप लोग बना सकते हो। अब देखो बेटा, उस समय चित्रकला भी बहुत खूबसूरत की गई, और अब हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये कितनी खूबसूरत है ना, कितनी खूबसूरत ये यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो ये देखो, ये चित्रकला कितनी खूबसूरत है। तो ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत चित्रों का जो प्रमाण मिला है वैज्ञानिकों को,
सॉरी वैज्ञानिकों को तो नहीं बोलना चाहिए, पुरातत्वविदियों को, जो कि बहुत सफल कि उस समय उन लोगों ने अंदाज़ा लगा पाए कि उस तरह उस समय की जो चित्रकला थी वे सच में बहुत अनुभव और बहुत ही प्यारी हुआ करती थी। तो आप लोग को मानचित्र 7 में अजंता ढूंढना है। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों या सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें मिली, जितनी भी गुफाएं मिली, वो क्या थी? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। इसका उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्रें मशालों की रोशनी से बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि उन रोशनी से वहाँ पर जो अंधेरा होता था वह छुप जाता था। तो इन चित्रों को रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। आज भी अगर आप लोग देखोगे तो 1500 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, पर उसके बाद भी आज भी उससे चमक दिखाई देती है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए हैं। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ठीक है। उसके बाद पुस्तकों की कई दुनिया, उस समय बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, तो वो वहाँ से पुस्तकें भी मिलती गई पुरातत्वविदियों को। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य, ठीक है, की रचना की गई है। उनमें से कुछ रचनाओं में से स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। ठीक है ना। तो उस टाइम में जो जितनी भी किताबें मिली, जो भी पुस्तकें मिली, उनकी अलग एक दुनिया हुआ करती थी। तो कुछ वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। उसके बाद करीब अगर 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, क्या नाम है, अच्छे से पढ़िए, सिलम्पदिकारम की रचना इंगालो नामक कवि ने की। ठीक है ना। इसमें कोवलन नाम एक व्यापारी की रचना इंगोलो नामक कवि ने की है। तो इसमें जो कोलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है, वह पुहार में रहता था। वे कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगनी की अपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वे कन्नगी पुहार को छोड़कर मदुरै चले गया और वहाँ पांड्यों के राजे दुरारी जोहारी ने कोलवन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और शोक से भर गई और मैदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो आपसे देख सकते हो उस समय भी प्यार में कितनी ताकत थी कि लोग शहर को विनाश कर देते थे। उसके बाद एक वर्णन है, जो वर्णन को आपको पढ़ना है कि इन्होंने दुख में किस तरह से यहाँ पे लिखा है। तो क्या लिखा है हम लोग देख लेते हैं। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बना बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। ठीक है। उसके बाद यह कहाँ का न्याय है कि गोथुल की इसी स्वर्ण आभा की फुलमामा से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? वो पूछ रही है कि क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागुतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या नहीं है? वैसी वहाँ पर आग्रह कर रही है इस छोटी सी कविता के वर्णन से। उसके बाद अगर बेटा हम लोग आगे चलेंगे तो यह एक तमिल महाकाव्य क्या है, मनी खेलई, है ना। इनके नाम थोड़े अजीब होते हैं, जो कि पढ़ने में आपको थोड़ी परेशानी दे सकेंगे, क्योंकि देखो जो एक आम हिंदी का शब्द होता है वह 2 से 3 से 4 वर्ड का होता है, लेकिन इनका 6 से 7 8 ऐसे वर्ड्स का जो नाम होता है वे होता है। उसके बाद करीब 1400 साल पहले संतचार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। कालिदास आपको बताना है कि कौन सी भाषा में लिखा करते थे, तो वे संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। फिर मेघदूत का एक यहाँ पे श्लोक भी लिखा हुआ है। क्या है वो श्लोक, को पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत की एक अंश दिया है। यह एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह के कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेंगी। क्या बात है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को
प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। आपको बताना है कि कालिदास ने जिस प्रकार से कविताएं लिखा है, तो क्या उनकी कविताओं को पढ़कर ये बताया जा सकता है कि वे क्या प्रकृति प्रेमी थे या नहीं थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चढ़े तो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ होती है वे बहुत पुरानी भी होती है ना। तो इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का एक शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, है ना। पुराण का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्राचीन। ठीक है, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई है कि वे किस तरह से पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बेटा आगे चले तो अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। तो आप बताना है आपको कि क्या आपको जो संस्कृत है वो समझती है, और अगर आपको समझती है तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को संस्कृत और हिंदी में कौन सी भाषा को पढ़ने में समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है ना, क्योंकि पहले जो लिखते थे, पहले जो स्कूलों में संस्कृत सब्जेक्ट होता था, अभी वो बहुत कम जगह रह चुका है। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे समय से लोकप्रिय रहे हैं। तुमने भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हंसिदापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप से जानते हैं वे करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। आपको पता है कि महाभारत में भी भागवत गीता है, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में ही पढ़ चुके हैं। रामायण, अब आपको बताना है कि रामायण किसने लिखा है ना। तो ऐसे जो प्रश्न है वह आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत आसान सवाल है। रामायण की कथा कौशल में राजकुमार राम के बारे में है। उसने पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका ने राजा से रावण अपहरण कर लिया था। बहुत ही फेमस कहानी है। सीता को वापस पाने के लिए राम ने लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटा। कहा गया वो कौशल की राजधानी अयोध्या लौटा। उसके बाद महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप से दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि है और माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली बहुत सी ऐसी कहानियाँ थी उस समय जो आज भी प्रचलित है। आम लोगों भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीताओं की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों में भाग लेते थे, वे खेलते थे। इनमें से कुछ तो अपने इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्पूतों की रेलिंगों पर अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। इनमें से कुछ कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद एक बंदर राजा की कहानी है। उसके बाद विज्ञान की पुस्तक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कहानी क्या है। ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। ठीक है, इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल से बहुत प्रिय था। ये आम बड़े मीठे होते थे और स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। ठीक है, उसके बाद एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया और वह बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, उस नदी में वहाँ का राजा नहीं रहा था। तो उसको वो आम मिला, उसे चखकर वह हैरान हो गया। जैसे ही हमें कुछ नया चीज़ मिलता है और अगर कोई चीज़ बहुत दूर से बहकर आ रही है तो बहुत हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि वह चीज़ क्या है। तो जैसे ही राजा ने उस आम को चखा तो वह बहुत हैरान हो गया। उसने अपने राज्य में जंगलों को देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। ठीक है ना, पूरे लोगों ने क्या किए, राजा की जिद के कारण उसको हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। तो राजा को यह बात बुरी लगी, है ना, और उसने उसे मार डालने का फैसला किया। बंदरों ने राजा को अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के पास एक पुल बनाया।
इससे एक छोर को वह तब तक पकड़ो रहेंगे जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वे इतना थक गया कि मरणशरण होकर वे गिर गया। राजा ने यह देखा तो बंदर राजा को बेचने में काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरपूर से एक स्फूर्ति में मिले गए पत्थरों पर उकेरे गए चित्र से उसे देखा गया है। तो ये जो कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ आपको देख सकते हो कि एक आम का पेड़ है ना, और ये बंदर है। तो ये किस तरीके से कहानी इस चित्र से भी आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद कुछ विज्ञान की पुस्तकें उस समय पर मिली हैं। वो पुस्तकें क्या कहती है, इसी समय गणितीय व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिनम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। तो आप लोग समझ सकते हो कि आज जो खोजें होती हैं, तो हजारों साल पहले ही आर्यभट्ट ने उन खोजों को इतने स्पष्ट तरीके से प्रूफ कर चुका है। ठीक है, उन्होंने वृत्त की परिधि के मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वारमीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितीय और खगोल वेत्ता ने जिन्होंने ये नई खोजें की। इस प्रकार इन्होंने इस बारे में पता लगाया। उसके बाद शून्य की खोज हुई और आर्यवेद की भी खोज हुई। ठीक है, तो शून्य की खोज आपको पता है किसने किया है, और ऐसे जो प्रश्न है वे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा है, पर अब भारत में गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब तक यूरोप में भी फैल गई थी। आज भी हम पूरी दुनिया प्रयोग की जाती है ना, ज़ीरो का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बिना गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की आपको कोशिश करना है। उसके बाद आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहला चरक, जो कि प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुक्षुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद कुछ अन्यंत्र दिया है जो कि आपको पढ़ना है। कागज़ आमतौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए आज हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले कोई लून ने किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कागज़ का आविष्कार है वे 1900 साल पहले कोई लून जो व्यक्ति ने किया है, जो कि चीन में किया है। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों और रस्सियों का पानी निचोड़ा, तब तक सूखा कागज़ बना। जब तक आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। आपको देखना है कि वह विधि कौन सी है। कागज़ बनाने की तकनीक सदियों से गुप्त रखा गया, जो कि हमेशा चीन करता है, तो उसने कागज़ों के लिए भी यही सब चीज़ें किया। उसके बाद करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गई थी। उसके बाद इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया अन्य भागों में फैलती गई। इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी से बगदाद ही आई। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ से तैयार की जाती थी आपको बताना है। स्फूत, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, ये शब्दों का आज हम लोगों ने उपयोग किया। कल्पना करना है कि तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो और चारों तरफ के दृश्य की वर्णन करना है। उसके बाद जो स्तूप निर्माण की शुरुआत हुई वो लगभग 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास लगभग 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट लगभग 1500 साल पहले, और दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले। तो आपको बताना है कि दुर्गा मंदिर कहाँ पर स्थित है। इन प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है, लेना है। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट को भी देख लेना है। वहाँ पर इन सभी चीज़ों के उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी
ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो भी लेक्चर होता है उस लेक्चर के बाद उसकी लिंक आ जाती है, जिस ज़रिए आपसे वे मिस नहीं होता है और एक ही जगह आपको सब लिंक मिल जाती है। तो उसके बाद तिथियों पर एक नज़र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है कि कैसे कैसे हुआ। उससे क्या होगा कि जो आपका पूरा 11 चैप्टर है वे एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे, एकदम रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें बेटा, तो ये देखो भारत जो कि अभी कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद आपको कुछ नोट कर लेना है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने पूरे एनसीईआरटी के थ्रू आउट द किया। अब हम लोग, हमारे अतीत पार्ट 1 तो हो चुका है। अगर आपको हमारी पूरी 11 की 11 वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग अब कल से पढ़ने वाले बेटा हमारे अतीत पार्ट 2 कक्षा 7वीं के लिए, जिसका पहला जो अध्याय है वे है कि किस तरीके से, अब देखो धीरे धीरे चीज़ें बदलते गई, ज़रूरतें की चीज़ें सब आते गई। तो अब हज़ार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करते हुए पुरातत्वविदों ने इसके बारे में अवर पास्ट में 2 में लिखा है। तो लगभग आज हमारा ये पार्ट और लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अगर हमारे आप इस पूरे जर्नी को अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।